हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अभी लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हो रहा है, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम लोग अभी इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अभी हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे, जिसके प्रश्न काफ़ी तार्किक होते हैं और फैक्चुअल तो होते ही हैं। और आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि 49 क्वेश्चंस तक पहले वाले वीडियोज में बताए जा चुके हैं। और पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नांकित में सही कथन की पहचान कीजिए। संविधान का भाग 4 शासन के कल्याणकारी पक्ष को स्पष्ट करता है और नीति निर्देशक तत्व दूसरा है, नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर है। तो सबसे पहला जो कथन है कि संविधान का भाग 4 शासन के कल्याणकारी पक्ष, वेलफेयर फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस या गवर्नमेंट को क्लियर करता है। ये सही है। हम सभी पढ़ते हैं कि भारत के शासन को एक आदर्श रूप और कल्याणकारी रूप देने का प्रयास यदि कहीं किया गया है प्रमुखता से, तो वह भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में ही, क्योंकि इसके जितने भी निर्देश हैं ये सभी के सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम जनता के कल्याण से और भारत को एक आइडियल स्टेट बनाने के प्रयास के व्यू से दिया गया है। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन सही है कि यह भारत को एक आदर्श तथा कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करता है। और दूसरा जो कोटेशन है, कथन है कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन मान इम्प्लीमेंट यानी लागू करना, इम्प्लीमेंट लागू करना। तो नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन का दायित्व तो सर्वोच्च न्यायालय पर ही गलत है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल 37 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट इम्प्लीमेंटेबल बाय द जुडिशियरी। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व के तहत दिए गए किसी भी निर्देश को यदि सरकार लागू नहीं करती है या विधायिका यदि उसको कानून के रूप में ढाल करके लागू नहीं करती है, तो भी इसके अगेंस्ट में जुडिशियरी में नहीं जाया जा सकता अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 37, क्योंकि ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया सकता है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया सकता है। तो दूसरा गलत है और पहला सही है। तो आंसर क्या होगा? सही पूछ रहा है तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, संविधान का भाग 4 ... स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र। ये बहुत तार्किक पक्ष है। डायरेक्टली ये सब बातें नहीं लिखी होती हैं, ये विद्वान द्वारा तर्क करके निकाला जाता है। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ है समानता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो जहाँ कहीं भी नागरिकों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये कहता है कि ये किस प्रकार का लोकतंत्र या समानता स्थापित करता है? भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व। तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना यानी राजनीतिक रूप से नागरिकों को समान अधिकार मूल अधिकार के तहत मिला हुआ है। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कौन एस्टेब्लिश करता है, तो भाग 3 या फंडामेंटल राइट्स।
और भाग 4 जो है यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। जैसे आर्टिकल 39 आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है कि राज्य ये स्त्री और पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन देगा, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा ताकि सभी को लाभ मिले। तो इकोनॉमिक सिमिलरिटीज़ है सोसाइटी में। और सामाजिक लोकतंत्र, जैसे समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसके उत्थान पर विशेष ध्यान दे, जातियों अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों को एस्टेब्लिश करता है। तो आंसर होगा सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र। तो यहाँ बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि संविधान का भाग 4 देश में या नागरिकों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। देखिए बहुत बड़ा कोटेशन है ये। एक्चुअली क्या है कि ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्व में जो भी बातें सरकार को करने के लिए कही गई हैं कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करे, पंचायती राज को एक स्वायत्त शासित संगठन या मजबूत संगठन के लिए विकसित के रूप में विकसित करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। तो ये करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, जब उसकी इच्छा होगी, इच्छा नहीं, जब परिस्थिति अनुकूल होगा तो ये काम करेगा। तो इसी भावार्थ के दृष्टिकोण से केटी शाह संविधान सभा के बहुत ही प्रतिष्ठित अध्यक्ष थे, केटी शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करेगा, अर्थात इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। अर्थात अगर नीति निर्देशक तत्व के अधीन जितने भी निर्देश हैं उन निर्देशों को कानून के रूप में ढालने का कार्य सरकार सुविधा के अनुसार करेगी जब परिवेश उचित होगा। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित में कौन निदेशक सिद्धांत गांधीवादी दर्शन से प्रत्यक्षतः प्रभावित हैं? आगे हम लोग पढ़ेंगे। निदेशक सिद्धांत को कई भागों में बांटा गया है, जैसे गांधीवादी दर्शन, बौद्धिक दर्शन, है ना, समाजवादी दर्शन। तो कौन कौन सा निर्देश है जो डायरेक्टली गांधीयन थॉट या गांधी के विचारधारा से रिलेटेड है? तो इनमें ग्राम पंचायतों का गठन, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी शुरू से ही ग्रामवाद और गांवों को सशक्त करने का प्रयास किए थे। उन्होंने ही कहा था कि भारत गांवों का देश है। तो गांधी का थॉट था कि गांव को स्ट्रॉन्ग करे और गांव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंचायत का गठन किया गया। मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन पर प्रतिबंध, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी हमेशा से नशीले पदार्थ के सेवन के विरोधी थे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी गांधी ने जगह जगह इनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया। महिलाओं को भार दे दिया, स्वयंसेवकों को भार दे दिया कि अब नशीले पदार्थ, शराब और ताड़ी की दुकान पर पिकेटिंग कीजिए, धरना दीजिए। तो ये इन्हीं के विचार से रिलेटेड है। गोवध या दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, हमेशा गांधी कहा करते थे कि दूध देने वाले पशु, खासकर गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये तीनों गांधीयन थॉट से रिलेट करता है। जैसे और भी, जैसे लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाए, ये गांधीयन थॉट से रिलेटेड है। ये तीनों गांधीयन थॉट से रिलेटेड है, हैंस आंसर होगा डी। इसके बाद है 54, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता, प्राइमेसी या वरीयता दी? ये सब बहुत ही तार्किक प्रश्न है जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ही बनेगा। एक्चुअली क्या है कि नीति निर्देशक तत्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए या फंडामेंटल राइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, ये हमेशा विद्वानों के बीच विवाद का विषय और तर्क का विषय रहा है। क्योंकि फंडामेंटल राइट नागरिकों के अधिकार से रिलेट करता है, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा राइट होता है। और नीति निर्देशक तत्व में जितने भी गाइडलाइन है वो नेशन के वेलफेयर से, राष्ट्र के कल्याण से संबंधित है। तो व्यक्ति का अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाए, ये मूल अधिकार को या नीति निर्देशक तत्व को,
तो बड़ा ये हमेशा विवाद का विषय, चर्चा का, तर्क का विषय रहा। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें जितने भी प्रोविजंस किए गए उसमें यह देखा गया कि यदि नीति निर्देशक तत्व के किसी निर्देश को कानूनी रूप में ढाला जाता है और उसके कारण यदि नागरिक का कोई मूल अधिकार कमज़ोर भी होता है तो नीति निर्देशक तत्व को ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि मूल अधिकार व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित है, एक व्यक्ति के कल्याण या लाभ से संबंधित है, और नीति निर्देशक तत्व के जो निर्देश हैं वो पूरे राष्ट्र के कल्याण से संबंधित है। इसीलिए व्यक्तिगत हित की तुलना में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो ध्यान रखें कि बाई 42nd अमेंडमेंट जो है यह बाई 42nd अमेंडमेंट जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व को फंडामेंटल राइट पर प्राइमेसी दिया गया। इसके बाद है निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है, माने मैच्ड नहीं है। आर्टिकल 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। आर्टिकल 39A को बाई 42nd अमेंडमेंट 42वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य नागरिकों को सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सामान्य नहीं समान, क्षमा करें, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, माने एक समान इक्वल आपको सबको जूडिशल जस्टिस उपलब्ध कराना है, और निःशुल्क विधिक सहायता जो खासकर कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कानूनी दाव पेच या कानूनी सहायता में सलाह में तो बहुत सारा पैसा लगता है, तो खासकर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता या आम नागरिकों को भी ज़रूरत पड़े तो उपलब्ध कराया जाए। तो आर्टिकल 39A में ये है और इसको बाई 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। इसीलिए कि अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य यानी सरकार पंचायतों को एक स्वायत्त शासी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में डेवलप करेगा, तो ये भी मैच्ड है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अवसर उचित होने पर पूरे देश में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड को लागू करे। अब ये क्या होता है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आर्टिकल 44 में ये कहा गया है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक कर, नहीं, ये मैच नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मैच नहीं है, तो यही होगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करेगा। राज्य यानी सरकार कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने का प्रयास करेगा। और ये जो है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ध्यान रखेगा बच्चा लोग, ये आर्टिकल 50 में है, इसलिए इसका आंसर होगा ए डी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इनको WPIM भी कहा जाता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यानी यह व्यवस्था किया गया कि भाई जो श्रमिक होते हैं उनको प्रबंध वर्ग में भागीदारी दी जाए, क्योंकि प्रबंध वर्ग द्वारा मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसी फ्रेम किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट लेबर करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पॉलिसी फ्रेम किया जाता है जो लेबर के बेनिफिट में नहीं है, तो आगे चल के लेबर उसको इम्प्लीमेंट करने में आनाकानी करते हैं, इससे औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है, हड़ताल तालाबंदी वगैरह होता है। तो क्यों ना लेबरर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दे दिया जाए, जहां पॉलिसी फ्रेम होता है। अगर लेबर वहां रहेंगे, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा और उनके सामने उनकी सहमति से अगर पॉलिसी फ्रेम करेगा कोई भी मैनेजमेंट, तो लेबर अपोज नहीं करेगा और पीसफुली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चलता रहेगा।
इसीलिए यह व्यवस्था की, और यह भी बाई 42nd अमेंडमेंट जोड़ा गया। यह तो जोड़ा ही गया बाई 42nd अमेंडमेंट, और यह भी बाई 42nd अमेंडमेंट जोड़ा गया, और आंसर होगा इसका 43A। यानी 43A को ऐड करके यह व्यवस्था किया गया कि श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी दी जाए ताकि उद्योग में शांति व्यवस्था बनी रहे और उत्पादन निरापद ढंग से चलता रहे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लास्ट है, निम्नांकित में कौन सही सुमेलित नहीं है, माने कौन मैच्ड नहीं है। जो काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41, बिल्कुल आजीविका का अधिकार कहा गया है कि नागरिकों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाए, तो नागरिकों को काम पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया 41 में। इसके बाद है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बिल्कुल सही, आर्टिकल 42 में कहा गया है कि कहीं भी कार्य का स्थल है वहाँ का वातावरण मानवीय हो, ऐसा नहीं हो कि मनुष्य का शोषण हो, मनुष्य को कष्ट हो। इसे देखिएगा कि फैक्ट्री एक्ट वगैरह जो बना हुआ है उसमें लेबर को क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, सबको मेंशन किया गया है। तो अपने देश में कोई भी कानून बनेगा तो उसका बेस तो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड कराएगा। तो आर्टिकल 42 में ये कहा गया है कि कार्य करने के लिए सही और मानवोचित दशा होनी चाहिए, ये सही है। इसके बाद है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 45 यही सही है, क्योंकि कहा गया है आर्टिकल 45 में कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग लॉ भी बन चुका है जिसको RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, ये भी सही है। और लास्ट है मादक पदार्थों के बिक्री तथा सेवन पर प्रतिबंध, याद रखिए इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 47 में, ना कि 51 में। तो ये मैच नहीं है, तो आंसर होगा डी। और आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से मधुर संबंध विकसित करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने वाली शांति व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है। आर्टिकल 51, क्योंकि विदेशों से हम कैसा संबंध बनाएंगे उसका निर्देश ही दिया गया है। तो आर्टिकल 51 में ये नहीं है। मादक पदार्थों के बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध आर्टिकल 47 में है, हैंस आंसर विल बी डी। तो मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा जो प्रश्न बनाने में काफ़ी मदद करेगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो विद्यापीठ का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर अगले वीडियो में अभिनिदेशक तत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर विद्यापीठ तुरंत उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।